साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस आ रही हैं, अवेलेबल हैं, और आप लोग अभी क्लास को नहीं देख रहे हैं शायद, तो आप लोग पूरी क्लास को देखा कीजिए, जिससे कि आपकी जो क्लासेस अभी छूट चुकी हैं या फिर क्लासेस आपकी नहीं हो पाई हैं या फिर आपने जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, एक बार क्लास करके देखिए। बेसिक से आपकी चीज़ें चल रही हैं और बेसिक से आपको सब चीज़ मिल रहा है। ठीक है, चलिए। और क्लासेस हम आपको फ़िलहाल तो अभी पेन टेप से करा रहे हैं और हमारी वैसी वीडियो भी हैं यहाँ पर, जो में मेरा फेस भी है, आप देख सकते हैं। जिस तरीके से आपको उचित लगे आप कमेंट कर देना, हम उसी तरीके से आपको पढ़ा देंगे। लेकिन आजकल क्या है कि स्टूडेंटों को भी स्मार्ट बोर्ड की आदत हो चुकी है, तो हमने भी सोचा कि ना हम पेन टैब से ही आपको पढ़ाएं। ठीक है, चलिए। कल मैंने सातवाहन वंश पढ़ाया था और सातवाहन वंश की समाप्ति के बाद भारत की राजनीति में और भारत की प्रशासनिक शक्ति में जो बदलाव आता है, उस पर एक वंश आता है जिसका नाम है आभीर वंश। तो सातवाहन वंश के बाद आभीर वंश आता है, आभीर वंश। ठीक है, एक एक वंश को देखेंगे। आभीर वंश, आभीर वंश का संस्थापक कौन था, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, आभीर वंश की बात करें तो इसका संस्थापक का नाम था ईश्वर सेन। संस्थापक कौन था इसका? इसके संस्थापक का नाम था ईश्वर सेन। ईश्वर सेन, ईश्वर सेन इस वंश का संस्थापक था। 248 एडी में, 248 एडी से लेकर के 249 एडी, 248, ठीक है, 248 एडी से लेकर के, ठीक है, 248 से लेकर के 49 एडी तक, 49 एडी में इसने कलचुरी और चेदी संवत का प्रारंभ किया। एडी में कलचुरी एवं चेदी, कलचुरी एवं चेदी संवत का प्रारंभ किया। अगर आपसे पूछे कि कलचुरी चेदी संवत का प्रारंभ किसने किया था, यानी एक कैलेंडर चलाया था इसने, उस कैलेंडर का नाम था कलचुरी एवं चेदी संवत। ठीक है, संवत यानी कल्चर। इसने एक कह सकते हैं कैलेंडर की स्थापना करी। उस कैलेंडर को कलचुरी चेदी संवत के नाम से जानते हैं और इसकी स्थापना इसने 248 एडी से 249 एडी के मध्य की। ठीक है, चलिए। इनका प्रमुख केंद्र यानी शक्ति का प्रमुख केंद्र, इनकी राजधानी मुख्य तौर पर अगर देखी जाए तो वो थी नासिक। प्रमुख केंद्र कौन सा था इनका? प्रमुख केंद्र था कलचुरी यानी आभीर वंश का प्रमुख केंद्र, ठीक है, नासिक था। प्रमुख केंद्र क्या था? नासिक। तो इनका प्रमुख केंद्र नासिक था, याद रखना। ठीक है, चलिए। और यह वंश ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया क्योंकि इसके अयोग्य उत्तराधिकारी आए और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही यह वंश जल्दी ही समाप्त हो गया। और इसके बाद मगध पर जो अगला वंश आया था, यानी भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया। उस नए मोड़ को हम जानते हैं इक्ष्वाकु वंश के बारे में। तो चलिए आइए जानते हैं इक्ष्वाकु वंश। अगले वंश के बारे में बात करते हैं, वो है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के बारे में बात करते हैं। इक्ष्वाकु वंश, चलिए। इक्ष्वाकु वंश की बात करें तो इसका संस्थापक शांतमूल था। संस्थापक कौन था इसका? शांतमूल। संस्थापक, इस वंश का संस्थापक शांतमूल था। इस वंश का संस्थापक शांतमूल था। वीर पुरुष दत्त इस वंश के शासक, जिसका नाम था वीर पुरुष दत्त। ठीक है, वीर पुरुष, इस वंश के शासक वीर पुरुष दत्त ने, ठीक है, नागार्जुनी कोंडा के में नागार्जुनी कोंडा में स्तूप बनवाया। यह इससे प्रतीत होता है कि इसने एक स्तूप का निर्माण कराया। इस वंश का एक शासक और था जिसका नाम था शांतमूल द्वितीय। ठीक है, शांतमूल द्वितीय। इस वंश का एक शासक और था जिसका नाम था शांतमूल द्वितीय। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखना।
याद रखना बहुत आसान है। यह संपूर्ण जो शासक थे ये बौद्ध धर्म के उपासक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो इक्ष्वाकु वंश के जितने भी शासक आए यह बौद्ध मत के अनुयायी थे। किसके थे? बौद्ध मत के अनुयायी, बौद्ध मत के अनुयायी थे। ये बौद्ध मत के अनुयायी थे, इसको आप ध्यान रख लेना। और इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश भी धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुनिकोंडा यानी दक्षिण भारत में एक स्तूप बनवाया था जो बौद्ध धर्म से समर्पित था, बौद्ध धर्म को समर्पित था, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। ठीक है। और यहाँ पर शांतनु द्वितीय भी इस वंश का शासक होता है। ये सभी के सभी शासक बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। आगे बात करें अगले नए वंश की, तो उसका नाम है चाटु। ठीक है, चटु सातकर्णी वंश। ठीक है, क्या नाम है? चटु सातकर्णी वंश। अगले वंश की बात करें तो चटु सातकर्णी वंश, अगला वंश आता है चटु सातकर्णी। ठीक है, चटु सातकर्णी, चटु सातकर्णी वंश। इस वंश अगला जो वंश आता है उस पर, ठीक है, भारतीय राजनीति में जो अगला वंश आता है उसका नाम है चटु सातकर्णी वंश। 3री शताब्दी तक इन्होंने शासन किया और इनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र तथा कुंतल प्रदेश था। ठीक है, इन्होंने 3री शताब्दी तक शासन किया। इन्होंने 3री शताब्दी तक शासन किया। ठीक है, इनके क्षेत्र की बात करें तो इनका जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पड़ता है कुंतल देश। ठीक है, कुंतल देश। और आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी को आप जानते भी हैं कि जो बाहुबली उसका नाम है मूवी का, उसमें कुंतल देश की एक राजकुमारी, उसका नाम आपने सुना होगा। कहते भी हैं कि कुंतल देश की राजकुमारी, इसका नाम देवसेना। ठीक है, सुना होगा आपने। तो कुंतल देश मूवी में दिखाया भी है, बताया भी है कि यहाँ पर कुंतल देश था और एक यहाँ की राजकुमारी देवसेना थी, तो वही कुंतल देश। अब यहाँ तो मूवी की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिलहाल मैं तो एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो महाराष्ट्र एवं कुंतल देश की बात करें तो उस समय कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो ये वंश था कौन सा आपका? इस वंश का नाम था चटु सातकर्णी वंश। शासकों के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है, केवल इतना उल्लेख मिलता है कि इन्होंने 3री शताब्दी तक शासन किया और इस वंश का जो शासन क्षेत्र था वो महाराष्ट्र एवं कुंतल देश तक सीमित था। चलिए आगे बात करें। जो इसमें महत्वपूर्ण वंश होता है जो अशोक के शासनकाल से चला आ रहा था, उसका नाम था चेदी वंश। कौन सा था? चेदी वंश। ठीक है, चेदी वंश ये अशोक के शासनकाल में भी था और अशोक के शासनकाल में यहाँ पर किसी राजा का उल्लेख नहीं मिलता है। वो तो बहुत से टीचर्स हैं जो बता देते हैं कि ठीक है, इस समय यहाँ पर जो महामेघ वर्मन था वो यहाँ का जो शासक था। ठीक है, और देखिए इस वंश के संस्थापक की बात करें तो इस वंश के संस्थापक का नाम महामेघ वर्मन ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि भाई जब अशोक ने युद्ध किया था उस समय, तो युद्ध के समय यहाँ का शासक था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ऐसे आए हैं जिन्होंने ये पाया है कि जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, चेदी वंश के शासकों पर आक्रमण किया, वहाँ पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था मौजूद नहीं थी, वहाँ कोई शासक नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक कबीले के रूप में जनजाति निवास करती थी और उन्हीं जनजातियों को शांत करने के लिए अशोक ने ये सब किया। और ऐसा भी मानते हैं कि दक्षिण भारत से अपने संपर्क जोड़ने के लिए अशोक को जीतना संभव हो गया था कलिंग को। ठीक है, तो इसलिए कलिंग पर उसने आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बात करें। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं चेदी वंश की। चेदी वंश, देखिए इस वंश का संस्थापक महामेघ वाहन था। ठीक है, संस्थापक कौन होता है इस वंश का? संस्थापक, इस वंश के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक होता है महामेघ वाहन। महामेघ वाहन इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो सबसे शक्तिशाली शासक इस वंश का वो था खारवेल। शक्तिशाली शासक की बात करें तो उसका नाम था खारवेल। खारवेल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था।
हमें खारवेल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी देखिए जानकारी हमें कहाँ से मिलती है खारवेल के बारे में जानकारी। तो इसकी जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है हमें, ठीक है, कहाँ से, देखिए इसका एक अभिलेख था, उस अभिलेख को हम जानते भी हैं। इस खारवेल का एक अभिलेख था, उस अभिलेख का नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलती है। अब इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, इस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया और मगध पर आक्रमण करने के बाद उसने जो उस समय महापद्म नंद के द्वारा एक मूर्ति ले जाई गई थी, ठीक है, और उस मूर्ति का नाम था, ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की प्रतिमा, जिनसेन की प्रतिमा जिसे हम कहते हैं, जिनसेन की प्रतिमा को जो महापद्म नंद कलिंग से उठाकर लेकर गया था। बाद में जब खारवेल यहाँ का शासक बना तो खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया और मगध की राजधानी से उस मूर्ति को पुनः वापस ले गया और वापस ले जाकर के उसने फिर से उस मूर्ति को कलिंग में रखवा दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिलती है और इससे ये भी जानकारी मिलती है कि इसने दक्षिण भारत के कुछ शासकों के पास जाकर के वहाँ पर गधे से हल चलवाया था, ठीक है। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। और इस वंश का ये सबसे प्रतापी और सबसे महत्वपूर्ण शासक भी माना जाता है और सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसका नाम था खारवेल। खारवेल कलिंग का शासक था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर जिनसेन की मूर्ति को वापस उठा लाया। चलिए, अब बात करते हैं अगला जो वंश, अगले वंश की बात करें तो उसका नाम है वाकाटक वंश। कौन सा नाम है, वाकाटक। वाकाटक वंश, देखिए ये वंश क्रम से है, आप याद रखना ये वंश क्रम से है, वाकाटक वंश, ठीक है। चलिए, वाकाटक वंश की बात करें तो इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था विंध्यन शक्ति। क्या नाम था, विंध्यन शक्ति। विंध्यन शक्ति, विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति इस वंश का संस्थापक था। इसके शासनकाल की बात करें, देखिए इस विंध्य शक्ति के शासनकाल 255 से लेकर एडी से 275 एडी, 255 एडी से लेकर के 275 एडी तक इसका शासनकाल रहा। इसकी राजधानी थी नंदीवर्धन, ठीक है, राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन, ठीक है। इस वंश की राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन। अब आप सोच रहे होंगे नंदीवर्धन कहाँ है, वर्तमान नाम है इसका नागपुर। क्या है, नागपुर, महाराष्ट्र वाला, ठीक है। इस वंश के शासक की बात करें तो इस वंश का जो अगला शासक आता है उसका नाम होता है पिरवरसेन। पिरवरसेन, पिरवरसेन प्रथम इस वंश का अगला शासक बनता है, ठीक है, विंध्यन शक्ति के बाद। और इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 275 एडी में ये शासक बनता है, 275 एडी में शासक बनता है और इसका शासनकाल बहुत लंबा रहता है, 335 एडी तक। देखिए, जब गुप्त वंश चल रहा था भारत में उत्तर में, उसी समय दक्षिण में ये वंश चल रहा था, इसका नाम था वाकाटक वंश, ठीक है। ये जानकारी मिलती है हमें पिरवरसेन के द्वारा कि भाई पिरवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए, 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। आप इसी से समझ सकते हैं कि एक अश्वमेध यज्ञ करवाने का मतलब है कि आसपास के सीमावर्ती क्षेत्र के राजाओं को चेतावनी और उसके साथ साथ उनके साम्राज्य पर अधिकार करना। इन्होंने 4 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो इसका मतलब है कि इनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े स्तर पर हुआ, ठीक है। इस वंश का अगला शासक जो बनता है, ठीक है, बीच में आता है इस वंश का शासक, तो एक शासक और आता है, ठीक है, लेकिन इसमें आगे चल करके एक शासक बनता है, इसका नाम होता है रुद्रसेन। क्या नाम होता है, रुद्रसेन। रुद्रसेन प्रथम एक शासक बनता है, लेकिन उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय शासक बनता है। 385 एडी में शासक बनता है और इसका शासनकाल ज़्यादा समय तक नहीं रहता, 390 एडी तक इसका शासनकाल रहता है, ठीक है। सेतुबंध पुस्तक की रचना इन्होंने प्राकृत भाषा में की थी, याद रखना इसको। रुद्रसेन द्वितीय ने सेतुबंध पुस्तक की रचना प्राकृत भाषा में की।
अजंता की गुफाओं की संख्या 9 व 10 इस वंश से संबंधित हैं। ठीक है, अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, अजंता की गुफाएं, तो ये जो गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10 है वो किस वंश से संबंधित है? वो वाकाटक वंश से ही संबंधित है, इसको आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के हमारे देशी शासकों के बारे में। तो मगध पर आने वाले जो मौर्योत्तर काल में मगध पर आने वाले जो प्रमुख देशी शासक थे वो आज इस क्लास में पूरे हो चुके हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2-3 क्लास आ चुकी हैं, उनमें भी हो चुके हैं। तो आप उनको भी और इस क्लास को भी देख लीजिए, एक नोट्स को अच्छी तरीके से बना लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अभी आपको क्लास केवल पढ़ने का जो वो है, जो आपका मन करता है वो केवल बड़े चैनलों को देखने का मन करता है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि बड़े चैनल केवल सीमित मात्रा में कराते हैं और लास्ट में जाकर के वो ये बोल देते हैं कि भाई आप हमारा पेड कोर्स खरीद लीजिए। तो क्यों आप पेड कोर्स ले रहे हो? अगर पैसा ज़्यादा है तो खरीदिए, क्यों नहीं? फिर तो और ऊंचा हाई लेवल का खरीदिए, दृष्टि का खरीदिए, विजन IAS खरीदिए, कम से कम अच्छा लीजिए फिर। तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग यहाँ भी जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप जुड़िए हमारे साथ और नोट्स प्रिपेयर कीजिए, बनाइए। ठीक है, और दूसरों में और आप हमारे इसमें डिफरेंस देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा और नहीं रहा, पढ़ाते सब हैं, लेकिन सबकी टीचिंग स्किल अलग अलग होती है। ठीक है, कोई मैटर प्रोवाइड कम कराता है, कोई मैटर प्रोवाइड ज़्यादा कराता है। कराने को तो मैं इस टॉपिक को भी आपको एक ही टॉपिक को पूरा 1 घंटे में कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा है ऐसे? क्योंकि आजकल स्टूडेंट भी ये चाहते हैं कि छोटा ही मिले, ज़्यादा ना मिले। ठीक है, और हमारी क्लासेस ऑफलाइन भी चलती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर के। ऑफलाइन हमारी क्लासेस से खुर्जा श्री राम कॉम्प्लेक्स उज्ज्वल एकेडमी, आप देखिए कभी आइए वहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पर और काफ़ी स्टूडेंट ऑनलाइन इधर उधर से पढ़ रहे हैं, फिर वहाँ पर आकर कहते हैं कि सर आप गलत लिखवा रहे हैं, ये लिखवा रहे हैं। फिर मैं उन्हें प्रमाण देता हूँ, 2-3 किताबों से दिखा करके बताता हूँ कि भाई देखिए, मैं फ़ोटो खींच के ग्रुप में डालता हूँ कि देखो भाई आपने जो भी पढ़े हैं, लेकिन किताब में ऐसा लिखा हुआ है। मैं किताबों के माध्यम से चीज़ों को समझाना चाहता हूँ, मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करता किसी चीज़ पर भी। तो याद रखना, अगर यहाँ पर कोई चीज़ की जानकारी आपको दी जा रही है तो वो कम से कम 4-5 किताबों में देख करके ही तब चीज़ें आपको जानकारी दी जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी इच्छा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय